बैटरी है बराबर। लाइन जा रही है बैकग्राउंड। गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पहले अपन को सिलेबस पता होना जरूरी है। देखो, सफल आदमी कोई अलग काम नहीं करता, उसका काम करने का अंदाज अलग होता है। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये सबसे बड़ा मायना रखता है। तो शायद आप सारे के सारे एसआई वाले हैं जी। एसआई के सिलेबस में मैं मौखिक बता रहा हूं, प्रिंट आपने निकाल लिया होगा या सर आपको दे देंगे। राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताओं में बात करें अपन तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, बालाथल, पिंड पांडलिया, नंदी घाटी, चक चौरासी। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो अनूपगढ़, सौथी, पुंगल, डाडाथोरा। इस प्रकार से लगभग राजस्थान में 68 सभ्यताएं हैं। लगभग इससे ज्यादा ही रहेंगी, कम नहीं रहेंगी। सर इतनी सारी जी। इसके बाद बात करें तो राजस्थान की इतिहास की जानकारी देने वाले सोर्स, जिसमें राजस्थान में प्रमुख अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, प्रशस्ति, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके बाद अपन बात करें राजवंशों की, तो राजवंशों में राजस्थान में 19 रियासतें थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। इन 19 रियासतों के बारे में पढ़ना है। 19 रियासतों में कौन सी रियासत में कौन सा राजवंश था, इसकी जानकारी लेनी है। मेवाड़ में गोहिल, डूंगरपुर गोहिल, बांसवाड़ा गोहिल, प्रतापगढ़ गोहिल, शाहपुरा गोहिल, जोधपुर राठौड़, बीकानेर राठौड़, किशनगढ़ राठौड़, कोटा हाड़ा चौहान, बूंदी हाड़ा चौहान, झालावाड़ में झाला शाखा, सिरोही में चाहाना की देवड़ा शाखा, जयपुर में कछावा, अलवर में नरूका था, भरतपुर धौलपुर में जाट थे, टोंक मुस्लिम रियासत थी, करौली में यदुवंशी थे और जैसलमेर में भाटी थे। इस प्रकार से 19 रियासतें। इसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जनजाति आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान में जनजागरण। सर ये जनजागरण क्या होता है? अक्सर अपन इसे छोड़ देते हैं, कोचिंग वाले भी इसे छोड़ देते हैं। राजस्थान के जनजागरण में आता है कि राजस्थान के देश आजादी में कार्यरत वो संस्थाएं जिन्होंने सक्रिय कार्य किए थे, जैसे राजस्थान सेवा संघ, मरुधर हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, प्रताप संघ, सर्वदेव हितकारिणी सभा। ये जितनी भी संस्थाएं थी, इन संस्थाओं से संबंधित जितने भी पत्र पत्रिकाएं थी, वो सारी की सारी आया करती हैं। तो ये तो राजस्थान के इतिहास के संबंधी है। राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो राजस्थान की, पहले मैं सारे चैप्टर बोल रहा हूं, उनमें से एक आपके सिलेबस में नहीं है एसआई में, लोक देवियां पहले थी, पिछले सिलेबस में लोक देवियों को हटा दिया गया है। लोक देवता हैं, संत हैं, संप्रदाय हैं, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, चित्रकला, हस्तकला, स्थापत्य कला, लोक नृत्य, लोकनाट्य, भाषा साहित्य, भाषा बोलियां, दुर्ग, किले, महल, स्मारक, ये सभी आपके सिलेबस में हुआ करती। अपन के यहां पर दो तरह की तैयारी, पिछली भर्ती में नहीं था मैडम, ये अभी सिलेबस में नहीं है। लोक देवियां पढ़ा दिया होगा, आप कहोगे तो हम भी पढ़ा देंगे, सिलेबस में नहीं, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है।
पढ़ा देंगे, याद नहीं होता यूं कोई बात नहीं, याद रहेंगी, याद रहेंगी। अपन अब दिक्कत क्या आती है, अपन को मजा आता है पढ़ने में इतिहास, लेकिन अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कला संस्कृति से ज्यादा, कई बार इतिहास से भी ज्यादा आ जाते हैं। तो अब चॉइस आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, आप इतिहास पहले पढ़ना चाहेंगे या पहले कला संस्कृति? कला संस्कृति। एक तो ये भाई जो बैठा हुआ है ना, तो प्लीज मेरे से निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, ये मुंह बंद करके जो तेज बोलते हैं ना, इस आदत को छोड़ दो आप, है ना? तो सुनाई दे रहा है मुझे, है ना? बाकी आगे बात करेंगे। तो कला संस्कृति, चलिएगा कला संस्कृति में बात करते हैं। कला संस्कृति में एक टॉपिक हुआ करता है राजस्थान में प्रमुख लोक नृत्य। देखिएगा, लोक नृत्य, लोक नृत्य दो प्रकार के हुआ करते हैं। संस्कृति में नृत्यों को ही सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है लोक नृत्य और नंबर दो है शास्त्रीय नृत्य। नृत्यों को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक लोक नृत्य और नंबर दो है शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन पूछा जाए नृत्य कितने प्रकार के? दो, नंबर एक लोक नृत्य, नंबर दो शास्त्रीय नृत्य। कुछ भी नहीं लिखना, मैं लिखाऊंगा आपको, अभी आप सिर्फ पढ़िएगा। बात आती है लोक नृत्य क्या होते हैं। वो नृत्य जिन्हें अपन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वह नृत्य जिनमें व्याकरण के किसी नियम शर्त का अपन को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कालो कूद पड़ो मेला में साइकिल पंचर कर लायो। अब वो काले के ऊपर डिपेंड करता है, काला ऊपर से कूदे तो ऊपर से कूदे, नीचे से कूदे तो नीचे से कूदे। वो काला कहीं से ही कूद सकता है, वो कोई कंडीशन नहीं है कि काले को ऊपर से कूदना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कहीं से ही कूद सकता है। वो क्या हो गया है कि लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? वो नृत्य जिनमें व्याकरण के नियम शर्तों का ध्यान रखना पड़ता है, ज्योतिष की विधाओं का ध्यान रखना पड़ता है, जहां पर आपको जो स्टेप करनी होगी वही स्टेप करनी होगी। आप चाहो कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, नहीं कर सकते। वो क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। तो वो नृत्य जिन्हें आप अपनी मर्जी से कर सकते हो वो कहलाते हैं लोक नृत्य, जिन्हें आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते वो कहलाते हैं शास्त्रीय नृत्य। इन लोक नृत्यों को फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। नंबर एक है क्षेत्रीय नृत्य, नंबर एक है क्षेत्रीय नृत्य, नंबर दो है जातिगत नृत्य, नंबर तीन है लोक व्यावसायिक नृत्य, और नंबर चार है धार्मिक नृत्य। लोक नृत्य को कितने भागों में बांटा गया? चार। नंबर एक क्षेत्रीय नृत्य। बात आती है क्षेत्रीय नृत्य क्या होते हैं। वो नृत्य जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, जिन पर किसी जाति विशेष का कोई अधिकार नहीं है। उस क्षेत्र में किसी भी जाति के लोग उस नृत्य को कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें, चंग शेखावाटी का है, गिंदड़ शेखावाटी का है, भवाई उदयपुर का है, बम भरतपुर का है, लांगुरिया करौली का है। तो उस क्षेत्र में किसी भी जाति विशेष के लोग उस नृत्य को कर सकते हैं, वो कहलाता है क्षेत्रीय नृत्य। वो नृत्य जो पर्टिकुलर किसी जाति विशेष के लोगों के द्वारा किया जाता है वो कहलाता है जातिगत नृत्य। जैसे गरासिया जाति के अलग हैं, भील जाति के अलग हैं, मेव जाति के अलग हैं, कथौड़ी के अलग हैं। जैसे उदाहरण के लिए गरासिया जाति के नृत्य हुआ करते हैं लूर, कूद, मांदल, वालर, गौर, जवारा, मोरिया, गरबा। ये गरासिया जाति के हैं।
भील जाति के गैर, गभरी, राई, द्विचकी, नेजा, युद्ध, हाथीमना, घूमरा ये भील जाति के हैं। तो वो नृत्य जो पर्टिकुलर किसी जाति विशेष के लोगों के द्वारा किए जाते हैं वो कहलाते हैं जातिगत नृत्य। नंबर 3, लोक व्यावसायिक, वो नृत्य जिन्हें करके पैसा कमाया जाता है, वो नृत्य जिन्हें व्यवसाय के रूप में काम में लिया जाता है वो कहलाते हैं लोक व्यावसायिक नृत्य। नंबर 4 है धार्मिक नृत्य, वो नृत्य जो किसी धर्म विशेष धार्मिक प्रयोजनों में किए जाते हैं, लेकिन इन धार्मिक नृत्यों को वर्तमान में क्षेत्रीय नृत्यों की श्रेणी में भी रखा जाने लगा है। ऐसा क्यों? जैसे कैला देवी के मेले में नृत्य किया जाता है लांगोरिया, तो वह एक धार्मिक है, धर्म विशेष पे किया जाता है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस कारण से उसे क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो नृत्य कितने प्रकार के? 2। नंबर 1 लोक नृत्य, नंबर 2 शास्त्रीय नृत्य। वो नृत्य जिन्हें हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य। और वो नृत्य जो व्याकरण के नियम शर्तों के अनुसार किए जाते हैं शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य को कितने भागों में? 4। नंबर 1 क्षेत्रीय, नंबर 2 जातिगत, नंबर 3 लोक व्यावसायिक, नंबर 4 धार्मिक। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इस इंडेक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। एग्जाम की दृष्टि से यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो फिर क्यों बताया गुरुजी? ये फालतू में स्टार्टिंग ही ऐसी कर दी आपने, तो जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनता। इससे अपन जब आगे चल के नृत्य पढ़ेंगे तो नृत्य पढ़ने में अपन को आसानी रहेगी, पता रहेगा कौन सा क्षेत्रीय है, कौन सा जातिगत है, कौन सा लोक व्यावसायिक है और कौन सा धार्मिक हुआ करता है। तो आइएगा सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसका नाम है घूमर। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर। इस घूमर नृत्य ने राजस्थान का वर्चस्व राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। घूमर नृत्य ने राजस्थान का वर्चस्व राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। इसने नृत्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है इसे। इस कारण से घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर क्या है? घूमर। नृत्यों का सिरमौर घूमर। घूमर ने राजस्थान का वर्चस्व बढ़ाया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। इस कारण से इसे राज्य की आत्मा भी कहते हैं। राज्य की आत्मा किसे कहा जाता? घूमर। तो नृत्यों का सिरमौर क्या है? घूमर। नृत्यों का सिरमौर घूमर। भैया ध्यान नहीं है आपका। नृत्यों का सिरमौर कौन सा है? घूमर। राज्य की आत्मा घूमर। देखो धरती पर कोई भी आया है वो कहीं ना कहीं से पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं से उत्पत्ति हुई है उसकी, कहीं ना कहीं से पैदा हुआ है। तो बात ये आती है कि इस घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई थी? घूमर नृत्य कहां से पैदा हुआ था? तो घूमर नृत्य की उत्पत्ति एक नृत्य से हुई थी जिसका नाम था मृग नृत्य। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मृग नृत्य से हुई थी। तो बात आती है ये मृग नृत्य कहां का था, या फिर बात आती है सर हमने तो पहले पढ़ा था कि घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति हुई थी एक नृत्य से हुई थी जिसका नाम हमने पढ़ा था भरंग नृत्य। हाँ, घूमर नृत्य को ही भरंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। घूमर नृत्य को भरंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बात आती है ये कहां का हुआ करता है? राजस्थान का तो है नहीं, ये भारत का है नहीं, तो यह हुआ करता है मध्य एशिया का। मृग नृत्य कहां का है? मध्य एशिया। यह घूमर नृत्य भी मृग नृत्य के समान गोल गोल घूमकर किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस नृत्य से हुई थी? मृग नृत्य। किस नृत्य से हुई थी? मृग नृत्य। कहां का था? मध्य एशिया। कहां का था? नृत्यों का सिरमौर कौन सा? घूमर। नृत्यों का सिरमौर राज्य की आत्मा घूमर। राज्य की आत्मा। उत्पत्ति कहीं से हुई? मृग नृत्य। उत्पत्ति कहीं से?
कहाँ का था? मध्येशिया। कहाँ का था? तो बात आती है कि ये यहां पर कैसे शुरू हुआ था। तो इस घूमर नृत्य का प्रचलन सबसे पहले राजस्थान में जिस जनजाति में आया था उसका नाम था भील। घूमर नृत्य जो है यह सबसे पहले भील जाति में उज्ज्वलित हुआ था। यह क्वेश्चन पिछली बार डिफेंस में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, घूमर नृत्य मूल रूप से किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था? भील। उत्पत्ति कैसे हुई थी? मृग नृत्य। कैसे हुई? मृग नृत्य। कहां का था? मध्येशिया। कहां का था? कहां का था? यह घूमर नृत्य विशेष रूप से किया जाता है गणगौर पर। घूमर नृत्य कब किया जाता? गणगौर पर। बीच में एक मैडम है, उनका थोड़ा सा ध्यान नहीं है। मैडम लिखना कुछ भी नहीं है, माफी चाहूंगा, आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लगूंगा मैं। कुछ नहीं लिखना, यहां पे लिखना है सब कुछ ही, क्योंकि जिसमें आप लिखोगे या जिस कॉपी में आप देख रहे हो उस कॉपी को एग्जाम में लेने जाने देते हैं क्या? इसको तो लेके जाने देते हैं, कॉपी को नहीं लेके जाने देते, इसी को लेके जाने देते हैं। इसलिए कॉपी में नहीं लिखना। और कॉपी की बात कर रहे हो ना, तो कॉपी में यदि लिखने को महत्ता दी जाए तो कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि जब लिखने को ही प्रायोरिटी दे जा रहे हो तो 500-600 रुपए में किताब मिलती है पूरी, जिसमें सब कुछ लिखा मिलेगा। 500-600 में किताब मिलेगी, उसमें सब कुछ लिख रहा है, फिर फालतू में काहे को 25-30 हजार रुपए देंगे। इससे अच्छा बंद करो, कॉपी में लिखाऊंगा आपको, विश्वास तो करो थोड़ी देर। यह घूमर नृत्य किया जाता है गणगौर पर। घूमर कब किया जाता? गणगौर पर। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? घूमर। नृत्यों का सिरमौर राज्य की आत्मा घूमर। राज्य की आत्मा। उत्पत्ति कैसे हुई? मृग नृत्य। कैसे? कहां का था? मध्येशिया। कहां का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? अब बात ये आती है गणगौर कब आती है? गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया। अब आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो थोड़ा सा ये परेशान करती है गणगौर। कैसे? विक्रम संवत हिंदू संस्कृति का पहला दिन होता है, नया साल होता है चैत्र शुक्ल एकम। हिंदू संस्कृति का पहला दिन हुआ करता है चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम के बाद चैत्र शुक्ल द्वितीया और चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। पहला दिन गणगौर, दूसरा दिन द्वितीया। स्थानीय भाषा में देसी तरीके से बात करें तो दौज, दौज ही बोलते ना गांव में। द्वितीया दौज और तृतीया तीज। मतलब यहां पे तो नया साल मनाया, एक दिन बीच में गया और कौन सा त्योहार आ गया? गणगौर। तो ये तो पहला त्योहार होगा फिर। सर हमने तो उल्टा पढ़ा है कि ये आखिरी त्योहार है। हमने तो पढ़ा है कि गणगौर हिंदू संस्कृति का आखिरी त्योहार है, जबकि हमने सुना है कि पहला त्योहार तो हुआ करती है तीज। हमने तो एक पंक्ति और सुनी थी, तीज त्योहार बावनी ले डूबी गणगौर। बिल्कुल सही सुना है आपने। हिंदू संस्कृति का आखिरी त्योहार है गणगौर। लेकिन ध्यान रखना यही क्वेश्चन पूछा जाए कि विक्रम संवत का पहला त्योहार कौन सा, तो आंसर क्या आएगा? गणगौर। दो क्वेश्चन बनते हैं। हिंदू संस्कृति का अंतिम त्योहार कौन सा? गणगौर। विक्रम संवत का पहला त्योहार कौन सा? गणगौर। समझ में नहीं आई सर ये बात। तो नया साल शुरू हुआ है चैत्र शुक्ल एकम। इसे कहा जाता है नववर्ष, जिसे नववर्ष संवत्सर या नववर्ष प्रतिपदा कहा जाता है। इस दिन हिंदू संस्कृति में विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है चैत्र शुक्ल एकम, जबकि गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया। बताओ विक्रम संवत में सबसे पहले गणगौर आएगी या नहीं आएगी? इसलिए से विक्रम संवत का पहला। तो फिर आखिरी क्यों बोलते हैं? आखिरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि गणगौर के बाद में हिंदू संस्कृति में कोई विशेष त्योहार नहीं आता। गणगौर के बाद में त्योहार खत्म हो जाते हैं, जबकि त्योहारों की शुरुआत वापस होती है तीज से। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और छोटी तीज के बाद में खूब सारे त्योहार आते हैं। छोटी तीज आ गई, रक्षाबंधन आ गया, जन्माष्टमी आ गई, देवउठनी आ गई, खूब सारे त्योहार आते हैं।
इस कारण से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है तीज से। तीज त्योहार बावनी ले डूबी गणगौर। तो हिंदू संस्कृति का अंतिम त्योहार कौन सा? गणगौर। कोई नहीं भूल जाना, यहां पर आगे पढ़ेंगे अपन लोग। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? घूमर। नृत्यों का सिरमौर राज्य की आत्मा, घूमर राज्य की आत्मा। उत्पत्ति काई से हुई? मृग नृत्य। उत्पत्ति काई से? कहां का था? मध्य एशिया। कहां का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? गणगौर पर किया जाता है। और घूमर नृत्य को करती हैं महिलाएं। घूमर नृत्य कौन करती हैं? महिलाएं। अब आप मुझे बताइएगा, जब नृत्य महिलाएं करती हैं तो मजा किनको आता है? पुरुषों को। जब महिलाएं करती है ना तो मजा आता है पुरुषों को। ओए चालवा दे झनकार उड़वा दे। जब नृत्य करती है महिलाएं तो मजा आता है पुरुषों को। इस कारण से घूमर एक पुरुष रस प्रधान नृत्य है। क्वेश्चन पूछा जाए, घूमर किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष रस प्रधान। घूमर एक पुरुष रस प्रधान हुआ करता है। घूमर नृत्य कौन करती हैं? महिलाएं। कौन करती हैं? जब महिलाएं करती तो मजा किनको आता? पुरुषों को। इसलिए कैसा नृत्य है? पुरुष रस प्रधान। कैसा है? पुरुष रस प्रधान। नृत्यों का सिरमौर कौन सा है? घूमर। नृत्यों का सिरमौर घूमर। राज्य की आत्मा घूमर। कोई पहली क्लास नहीं है, पूछूंगा अभी, ध्यान रख लेना। फिर बाद में कहोगे पहले तो बोला ही नहीं, पूछेंगे अब पूछ रहे हैं, है ना। कई टेंशन में बैठे। बोला नृत्यों का सिरमौर कौन सा बोल रहे? आराम से मस्ती के साथ बैठो, कंफर्टेबल होके बैठो। कोई पहली क्लास नहीं है, क्लास शुरू हो चुकी है। पूरा की पूरा ऐसे की ऐसे टकाटक चलेगा, लेकिन खुश रहना चाहिए आदमी को, हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए। कई तो टेंशन में। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? घूमर। नृत्यों का सिरमौर राज्य की आत्मा, घूमर राज्य की आत्मा। उत्पत्ति कैसे? मृग नृत्य। कैसे? कहां का था? मध्य एशिया। कहां का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कैसा है? पुरुष रस प्रधान। कैसा है? जब घूमर नृत्य करते हैं तो घूमर नृत्य में 8 कहरवे की एक चाल होती है। घूमर नृत्य में 8 कहरवे की एक चाल होती है। अब बात आती है कहरवा किसे बोलते हैं? स्टेप। घूमर नृत्य में 8, आप डांस करते हो नॉर्मली, तो नॉर्मली डांस करते हो तो 4 स्टेप होती है। एक स्टेप को नॉर्मली डांस में 4 बार किया जाता है, घूमर में होती हैं 8। कैसे? जैसे गोल 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 घूमना शुरू किया, गोल गोल घूमना शुरू किया तो कितनी बार घूमेंगी? 8 बार। 8 बार घूमेंगी। जब एक राउंड उनका पूरा होगा, इसको बोला जाता है कहरवा। एक बार घूमने को, एक स्टेप को कहा जाता है कहरवा। और जब वो 8 बार घूमकर अपनी चाल को कंप्लीट कर लेती हैं, इस 8 कहरवे की पूरी चाल को कहा जाता है सवाई। क्वेश्चन पूछा जाए, घूमर में कितने कहरवे की चाल होती है? 8। कितने की? 8 कहरवे की चाल को कहा जाता है सवाई। 8 कहरवे की चाल को क्या बोलते हैं? सवाई। क्या बोलते हैं? कितने कहरवे की चाल? 8। कितने की? क्या बोलते हैं? सवाई। अब देखो, सवाई शब्द सुनते ही सबसे पहले याद आती होगी जयपुर की, क्योंकि जयपुर के जो राजा हैं वो अपने नाम से पहले सवाई लगाने लगे थे, और सवाई की उपाधि लगाने लगे थे जयसिंह द्वितीय के बाद। मैं समझा दूंगा। सवाई जयसिंह द्वितीय के बाद में जयपुर के राजा जो हैं वो अपने नाम से पहले सवाई लगाने लगे थे। सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय, जितने भी राजा थे ये अपने नाम के से पहले सवाई लगाने लगे थे। सवाई कहाँ के राजा लगाते थे? जयपुर। सर जयपुर के क्या, हमने तो मारवाड़ में भी पढ़ा था, एक राजा का नाम पढ़ा था सूर सिंह। मारवाड़ के एक राजा हुए थे सूर सिंह, जिन्हें इतिहास में सवाई राजा के नाम से भी जाना
जाता है, जिन्हें सवाई राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। बिल्कुल सही पढ़ाया आपने, सवाई राजा की भी उपाधि हुआ करती थी। लेकिन पर्टिकुलर यदि रियासत की बात करें तो कौन सी रियासत के लगाया करते थे? जयपुर। 8 कहरवे की चाल को क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? कितने कहरवे की? 8। कितने की? क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? अब देखो, सवाई जयपुर के राजा लगाया करते थे, तो एक साथ 2 क्वेश्चन अपन को याद रखने हैं। सवाई जयपुर के भी राजा लगाया करते थे, और घूमर महोत्सव जो है वो भी कहां मनाया जाता है? जयपुर। 8 कहरवे की चाल को क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? घूमर महोत्सव भी कहां पर है? जयपुर। कहां पर? कब किया जाता? गणगौर। कब करते? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कैसा है? पुरुष प्रधान। कैसा है? कितने कहरवे की? 8। कितने की? क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहां पर? जयपुर। कहां पर? ये घूमर नृत्य, मैंने अभी एक शब्द बोला था कि घूमर नृत्य ने राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, विश्व में अपना स्तर बढ़ाया था। विश्व लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त की थी। क्यों? क्योंकि घूमर नृत्य का विश्व के लोक नृत्यों में अपना स्थान हुआ करता है। घूमर नृत्य जो है यह विश्व के लोक नृत्यों में अपना स्थान रखा करता है, और घूमर नृत्य का विश्व के लोक नृत्यों में चौथा स्थान है। क्वेश्चन पूछा जाए, घूमर नृत्य का विश्व के लोक नृत्यों में कौन सा स्थान है? चौथा। अब बात ही आती है कि जब घूमर का चौथा, तो पहला किसका? एक्लिड नाम का एक नृत्य हुआ करता है, यूरोपीय देशों में हुआ करता है, उसका विश्व के लोक नृत्यों में पहला स्थान है, जबकि घूमर का कौन सा स्थान है? चौथा। घूमर का चौथा। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? घूमर। राज्य की आत्मा? घूमर। उत्पत्ति कहीं से? मृग नृत्य। कहीं से? कहाँ का था? मध्य एशिया। कहाँ का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? महिलाएं। चैत्र शुक्ल तृतीया नहीं बोलना आपको, आपको सिर्फ गणगौर बोलना है। कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कौन सा स्थान है? चौथा। कौन सा? कैसा है? पुरुष प्रधान। कैसा है? कितने कहरवे की? 8। कितने की? क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहां पर? जयपुर। कहां पर? जयपुर में घूमर विशेष रूप से किया जाता है। तो जयपुर में एक संस्था, जिसकी स्थापना तो हुई थी मुंबई में, स्थापना तो मुंबई में हुई थी, लेकिन उसकी शाखा एक जयपुर में हुआ करती थी, जिसका नाम था गणगौर घूमर अकादमी, या घूमर गणगौर अकादमी। और घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना जयपुर। घूमर गणगौर अकादमी कहां पर? जयपुर। आगे पढ़ेंगे अपन इसको विस्तार से, जब पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख संस्थाएं, जितनी भी सांस्कृतिक संस्थाएं हुआ करती हैं, जवाहर कला केंद्र, हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी, गणगौर अकादमी, संस्थाएं पूरी पढ़नी है। कहाँ स्थापना, कब स्थापना, किसने की थी, कितने सदस्य हुआ करते थे, उद्देश्य क्या हुआ करता था, पहला उद्देश्य कहाँ पर उन्होंने अपना सफल किया था, ये सारी चीजें अपन को आगे पढ़नी है। अभी घूमर चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। घूमर गणगौर अकादमी कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? स्थापना मानी गई है इसकी 1986। 86 यदि ऑप्शन नहीं आया तो 85 आएगा। पहले क्वेश्चन आया था उसमें 86 ऑप्शन में हुआ करता था। घूमर गणगौर अकादमी कहां पर? जयपुर। कहां पर? कितने कहरवे की? 8। कितने की? क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहां पर? जयपुर। कहां पर? घूमर गणगौर अकादमी कहां पर? जयपुर। कहां पर? इस घूमर नृत्य में सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है नंगाड़ा। वाद्य यंत्र कौन सा? नंगाड़ा। अब विचार आ रहा है कि सर ये वाद्य यंत्र बहुत परेशान करते हैं हमको, सब कुछ याद हो जाते हैं, ये वाद्य यंत्र ही तो हैं जो हमको याद नहीं होते। देखिएगा, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक वाद्य यंत्र वो जो फूंक मार के बजाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सुशिर वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। एक वाद्य यंत्र वो जो चमड़े से बने होते हैं, चोट मार के बजाए जाते, वो कहलाते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र।
वे वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते क्या कहलाते हैं? सुशिर। वे वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं, चोट मार के बजाए जाते हैं, अवनद्य। एक वाद्य यंत्र वो है जो तार से बने होते हैं, तत्। तार से बने होते वो क्या कहलाते हैं? तत्। और एक वाद्य यंत्र वो हैं जो धातु से बने होते वो कहलाते हैं घन। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के? 4। कितने? फूंक वाले सुशिर, फूंक वाले चमड़े वाले अवनत, चमड़े वाले तार वाले तत्, तार वाले धातु वाले घन, धातु वाले फूंक वाले सुशिर, फूंक वाले चमड़े वाले अवनत, चमड़े वाले तार वाले तत्, तार वाले धातु वाले घन, धातु वाले। सर ऐसे तो हमको याद है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता। एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है, या निम्न में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र है, या निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, या निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, ऐसे पूछा जाता है। ऐसे बताओ एक बार इनको कौन कौन से क्या क्या हुआ करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। वो वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे वीण, शहनाई, अलगोजा, सिंगी, मोरचंग, रणवेरी, तुरई, सिंगा, सुरनाई, मसक, नड़, बाखिया, करना, सफीरी, बुंगल, हरनोई, टोटो, नागफनी, बांसुरी, ये सारे के सारे सुशिर वाद्य यंत्र हैं। नंबर 2 बात आती है अवनद्य वाद्य यंत्र। वो वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं, चोट मार के बजाए जाते हैं। डेरो, डमरू, ढाक, डीपको, मांदल, माठई, दौसा, दमामा, चंग, ढोलक, नौवत, तासा, नंगाड़ा, मृदंग, ये सारे सारे अवनद्य वाद्य यंत्र हैं। वो वाद्य जो तार से बने होते हैं, सारंगी, एकतारा, रावणत्ता, जंतर, कामायचा, बपंग, तंदूरा, रबाब, रबाज, चिकाको, गुजरी, सुरिंदा, दुकाको, सुरमंडल, ये सारे सारे तत् वाद्य यंत्र हैं। जी क्या आप तो एक ही दिन में मास्टर बनना चाहती हो मैडम? सबको जैसे मैं बोल रहा हूं ना ऐसे ही बोलोगे आप, वादा है मेरा। 15 मिनट लूंगा आपकी, 15 मिनट में जैसे मैं बोल रहा हूं ना ऐसे की ऐसे आप बोलोगे। घन वाद्य यंत्र वो वाद्य जो धातु से बने होते हैं। श्रीमंडल, मंजीरा, हाकल, रमजोल, थाली, झांझ, करताल, कागरत, चीपिया, खड़ताल, बरनी, ये सारे सारे घन वाद्य यंत्र हुआ करते हैं। सर एक बार उदाहरण देके बताओ। ट्रिकी है मैडम इनकी, और ट्रिकों से बहुत आसानी से याद रहेगा। 4 लाइनों में 4 वाद्य यंत्र खत्म, 15 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन पेपर सेटर और भी बदमाश, ऐसे पूछता ही नहीं है। देखो पेपर सेटर का नियम होता है पूरा पाठ पढ़ के जाना, एक लाइन छोड़ के जाना, वो एक लाइन ही आएगी पेपर में। पूरा पाठ पढ़ जाना आप लोग, एक लाइन छोड़ जाना, जिस लाइन को छोड़ के जाओगे ना वो ही लाइन आएगी, गारंटी है मेरी। प्रमाण दे दूं इस बात का। आप जब 10वीं क्लास तक पढ़ते थे ना, तब ध्यान रखना, आप एक क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते थे कि अरे यार ये तो हार्ड है बहुत, ये कौन सा आएगा, वही आता था बेटा पेपर में, वही आता था। और छोड़िएगा, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। जब आप 10वीं क्लास तक पढ़ते थे आपको 20 तक पहाड़े आते थे, 20 तक आते थे, लेकिन आपको 13 का नहीं आता, 17 का नहीं आता, 19 का नहीं आता था। सारे याद हो जाते थे, 13, 17 और 19 याद नहीं होते थे। और भगवान से दुआ करते थे कि हे भगवान ये मास्टर कोई सा ही पूछ ले, 13, 17, 19 ना पूछ ले, बस कोई सा ही पूछ लेना, 13, 17, 19 नहीं पूछ ले। मैडम से पूछ रखा है सपोज करो 2 का पहाड़ा, तो ये मैडम बैठी बैठी गिनती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का नंबर आएगा मेरा तो, और ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो 9 का या 7 का गिनती है से। और मास्टर बोलता बोल 13 का पहाड़ा, ओ और आंसू तो सीधो सीधो पूछ ले, मासू 13 को पूछो, खोपड़ी फोड़ दूंगी बाहरी, तो पत्थर कमा रहा है। उस मास्टर को कैसे पता कि आपको 13 का पहाड़ा नहीं आता था? एक बार एक बहू छत पे कचरा डालने के लिए गई थी, तो सासू बोलती है बहू कहां जा रही है? कि माँ जी छत पे जा रही हो। कि क्यों जा रही है? कि कचरा डालने के लिए। कि सही सही बता, कचरा डालने जा रही है किसी से नैन मटक्का करने जा रही है?
कि माँ जी आपको कैसे पता कि मैं नींद में टक्का करने जा रही हूं, कि ये सास भी कभी बहू हुआ करती थी। तो जब वो सास बहू थी ना तो उसने वो खुरापात किए हैं। आ गया मजा। तो जो मास्टर आज आपसे पहाड़े पूछ रहा है ना, वो मास्टर सीधा ही मास्टर थोड़ी बनाए बेटा। जब वो खुद पढ़ता था ना, उसको खुद को भी नहीं आता था। तो आज जो पेपर सेटर पेपर बना रहा है ना, उसको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या तो पढ़ के जाते हो और क्या छोड़ के जाते हो। इसलिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। मैंने जो वाद्य यंत्रों के नाम बोले थे ना, पेपर सेटर ऐसे भी नहीं पूछता। पेपर सेटर पूछता है बकरे की आंत से निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बनता है, घोड़े की पूंछ के बाल से निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बनता है, दोनों जांघों के बीच में दबा के निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कई सोच रहे हैं इसको तो हम बता देंगे। तो कई इस तरह से, अरे यार तुम बड़े बदमाश हो यार, बहुत बदमाश हो तुम तो यार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी विशेषताएं पूछी जाती है, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। आइएगा बात करते हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग लिया जाता है, नगाड़ा। अभी सिर्फ अपन नगाड़ा पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे थाली भी इसमें प्रयोग ली जाती है, सहनाई भी ली जाती है। अभी सिर्फ क्या ध्यान रखना है, नगाड़ा। तो घूमर नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा, नगाड़ा। कौन सा, घूमर महोत्सव कहां पर, जयपुर। कहां पर, घूमर गणगौर अकादमी कहां पर, जयपुर। कहां पर, वाद्य यंत्र कौन सा, नगाड़ा। कौन सा। जब महिलाएं नृत्य करती हैं तो अक्सर घूमर नृत्य करते समय कमर में एक आभूषण पहनती हैं, और जो आभूषण पहना जाता है उसका नाम है कणदोरा। प्रमुख आभूषण कौन सा, कणदोरा। कौन सा, वाद्य यंत्र कौन सा, नगाड़ा। कौन सा, आभूषण कौन सा, कणदोरा। आभूषण कौन सा, कणदोरा। जब घूमर नृत्य को जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, अक्सर कहा जाता है गरासिया जाति के लिए प्रयोग लिया जाता है। आगे पढ़ेंगे अपन लोग, जब गरासिया जाति के नृत्य पढ़ेंगे तो गरासिया जाति के नृत्यों में आता है लूर, कूद, मांदल, वालर, गौर, जवारा, मोरिया, गरबा। तो जब घूमर नृत्य को अक्सर गरासिया जाति की लोग करती हैं, महिलाएं करती हैं, तो इसको कहा जाता है लूर। लेकिन ये या छोड़ दीजिएगा, ये जातियों के साथ पढ़ेंगे। जब कुंवारी लड़की इसे करती है तब इसको बोलते हैं झूमरियो। घूमर नृत्य को जब कुंवारी लड़की करती है तो क्या बोलते हैं, झूमरियो। क्या बोलते हैं, वाद्य यंत्र कौन सा, नगाड़ा। कौन सा, आभूषण कणदोरा। आभूषण कुंवारी लड़की करे तो झूमरियो। कुंवारी लड़की नृत्यों का सिरमौर कौन सा, घूमर। नृत्यों का सिरमौर, राज्य की आत्मा, घूमर। राज्य की आत्मा। उत्पत्ति कहीं से हुई, मृग नृत्य। कहीं से, कहाँ का था, मध्य एशिया। कहाँ का था, कब किया जाता, गणगौर पर। कब करते, कौन करती, महिलाएं। कौन करती, कैसा है, पुरुष प्रधान। कैसा है, कौन सा स्थान, चौथा। कौन सा, कितने कहरवे की, 8। कितने की, क्या बोलते, सभाई। क्या बोलते, घूमर महोत्सव कहां पर, जयपुर। कहां पर, घूमर गणगौर अकादमी कहां पर, जयपुर। कहां पर, वाद्य यंत्र कौन सा, नगाड़ा। कौन सा, आभूषण कौन सा, कणदोरा। कौन सा, कुंवारी लड़की करे तो झूमरियो। कुंवारी लड़की करे तो, इसे राजस्थान के सभी नृत्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो क्षेत्रीय अलग है, जातिगत अलग है, व्यावसायिक अलग है, धार्मिक अलग है। तो बात आती है ये कौन सा है, यह एक क्षेत्रीय नृत्य में आया करता है। तो फिर बताओ कौन से क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में यह लगभग संपूर्ण राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य है। इसे धार्मिक प्रयोजनों पर भी कर लेते हैं, क्षेत्रीय नृत्यों में भी हुआ करता है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति भील जाति में मानी गई है। कौन सी जाति में, भील। तो अपन अब सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्यों की। अब क्षेत्रीय नृत्यों में कई नृत्य ऐसे भी हुआ करते हैं जो क्षेत्रीय भी हैं और वो जातिगत भी हैं। वो क्षेत्रीय भी हैं और वो जातिगत भी हैं, और वो लोक व्यावसायिक भी हैं और वो धार्मिक भी हैं। ऐसे नृत्य भी हैं जो पर्टिकुलर क्षेत्रीय भी हैं, जातिगत भी हैं,
लोक व्यावसायिक भी है, धार्मिक भी है। ऐसा कौन सा नृत्य आ गया सर? तेरह ताली। तेरह ताली पर्टिकुलर क्षेत्रीय नृत्य भी है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो हुई थी पाली में। मैडम टाइम हो गया 10:51। मैडम टाइम देख रही है? हाँ। तो तेरह ताली की उत्पत्ति हुई थी पादरला गांव पाली में, जैसलमेर में किया जाता है। तो यह एक क्षेत्रीय नृत्य भी है। यह कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो यह एक जातिगत नृत्य भी है। यह रामदेव जी के मेले में किया जाता है, इसलिए धार्मिक नृत्य भी है। और इसे करके लोग पैसा कमाते हैं, इसलिए लोक व्यावसायिक भी है। तो इसमें चारों विशेषताएं हुआ करती हैं। पहले इसी की बात करते हैं। एक नृत्य है जिसका नाम है तेरह ताली। जी सर, आवाज नहीं आ रही। जी, घूमर नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाली कोई नृत्यांगना नहीं थी विशेष प्रकार से। घूमर जो है ये एक सामूहिक रूप से मंचन किया जाने वाला नृत्य है। आप जो आ रहा है दिमाग में वो तेरह ताली के लिए आ रहा है। तेरह ताली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी एक नृत्यांगना थी मांगी बाई। बहुत प्रसिद्ध कलाकार थी मांगी बाई, जिनके गुरु हुआ करते थे लक्ष्मण दास कामड़। वो उनके गुरु भी थे, वो उनके जेठ भी हुआ करते थे, और उन्होंने तेरह ताली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। अभी देखते हैं। तो एक नृत्य है जिसका नाम है तेरह ताली। और तेरह ताली नृत्य का उद्गम हुआ था पादरला गांव। तेरह ताली नृत्य का उद्गम हुआ था पादरला गांव, और पादरला गांव कहां पर है? पाली। तेरह ताली का उद्गम कहां हुआ था? पादरला गांव पाली। तेरह ताली का उद्गम कहां हुआ था? पादरला गांव पाली। अपन लोग पढ़ेंगे आगे रामदेव जी, पीरों के पीर रामदेव जी। पहले तो पंचपीर पढ़ेंगे। पंचपीरों में पांच देवता, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। देखो पंचपीर जब पढ़ोगे तो तुमको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे तेजाजी महाराज। क्यों? तेजाजी बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजाजी बहुत फेमस है, हर कोई व्यक्ति जानता है तेजाजी के बारे में, लेकिन तेजाजी पंचपीरों में नहीं आते। जबकि मांगलिया मेहाजी को सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करने वाले ही ज्यादा जानते हैं, वो पंचपीरों में आते हैं। आप में से किसी ने बीएड कर रखा हो तो सेकंड ग्रेड का पेपर दिया हो तो उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन से देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। और जितने भी ऑप्शन आते हैं ना, ऑप्शनों में तेजाजी और मांगलिया मेहाजी जरूर आएंगे। और जिसकी भी थोड़ी सी हल्की तैयारी है वो पहला आंसर मांगलिया मेहाजी को करता है, क्योंकि ऑप्शन में पाबू जी है, गोगा जी है, मांगलिया मेहाजी है और तेजाजी है। पाबू जी खूब फेमस है, गोगा जी बहुत फेमस है, तेजाजी बहुत फेमस है, मांगलिया मेहाजी कम, और गोला काला मांगलिया मेहाजी। और कॉन्फिडेंस से गिनता है फिर ये क्वेश्चन मेरा सही है। जब आंसर की आती है ना तो पता चलता है कि ये तो गलत हो गया यार। तो याद कैसे रहेगा? उसके लिए आप एक शब्द याद रख सकते हो, पहरा मांगो। शब्द कौन सा? पहरा मांगो। कौन सा शब्द है? पहरा मांगो। कौन सा शब्द है? पहरा मांगो। पैसे पाबू जी, ऐसे हड़बू जी, रा से रामदेव जी, मां से मांगलिया मेहा, गो से गोगा जी। पंचपीरों में कितने देवता? पांच। शब्द कौन सा? पहरा मांगो। शब्द कौन सा? पैसे पाबू जी, ऐसे हड़बू जी, रा से रामदेव जी, मां से मांगलिया मेहा, गो से गोगा जी। कौन सा शब्द था? पहरा मांगो। कौन सा? कोई नहीं, आगे देखेंगे। इन पंचपीरों में से भी आया करता है पीरों का पीर, और पीरों का पीर है रामदेव जी। रामदेव जी को पीरों का पीर क्यों कहते हैं? एक बार देखो, रामदेव जी का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहा था। रामदेव जी का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ रहा था और पीरों का वर्चस्व कम हो रहा था। पीर किसको बोलते हैं? मुस्लिम भाषा में कहा जाता है पीर। तो और पीरों का वर्चस्व कम हो रहा था, तो और पीरों ने देखा कि यार रामदेव जी की बेइज्जती करते हैं,
रामदेव जी की बेइज्जती करते हैं। कल आप सेमिनार में होंगे तो जैन साहब ने बताया था कि आदमी में ईर्ष्या की भावना थोड़ी सी होती है, कंपटीशन होता है कि मेरे से तो लोग कम मोहब्बत करते हैं, इससे ज्यादा करते हैं, मेरा वर्चस्व कम है, इसका वर्चस्व ज्यादा है। तो रामदेव जी का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ रहा था, तो और पीरों को इस बात से थोड़ी सी नफरत होने लगी। तो और पीरों ने देखा कि रामदेव जी की बेइज्जती करते हैं, रामदेव जी की बेइज्जती करते हैं, और पीर रामदेव जी की बेइज्जती करने के लिए आ गए। रामदेव जी को आके बोलते हैं कि बाबा खाना खाएंगे हम। रामदेव जी ने कहा ठीक है, खाना बनवाते हैं आपका, खाना खा लेना आप लोग। और रामदेव जी ने उनका खाना बनवा दिया। जब खाना बनवाया तब उन पीरों को कहा कि भाइयों आइएगा, आप खाना खा लीजिएगा। तब उन पीरों ने मना कर दिया कि साहब हम तो खाना हमारे ही बर्तन में खाते हैं, हम तो खाना हमारे ही बर्तन में खाते हैं। रामदेव जी ने कहा तुम्हारे बर्तन कहां है, वो ले आओ, उनमें खा लेना। कि बाबा हमारे बर्तन तो मक्का मदीना में रह गए, हमारे बर्तन तो मक्का मदीना में रह गए, अब हम कैसे खाएं। रामदेव जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बर्तनों की व्यवस्था मैं करता हूं। और रामदेव जी ने कहा जाता है कि अपनी तंत्र विद्या से अपने हाथ लंबे किए और मक्का मदीना से उनके बर्तन लेके आ गए। जब उन पीरों ने अपने बर्तन देखे कि और बार ये तो वही बर्तन हुआ करते हैं, जब से वो पीर रामदेव जी के नतमस्तक हो गए। बाबा माफ करना हमको, हम तो सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, हम तो सिर्फ पीर हुआ करते हैं, तुम तो हमारे भी पीर हो। और रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाने लगा था। पीरों के पीर कौन है? रामदेव जी। अब रामदेव जी जो हैं, ये रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है, जिसे हिंदू भी पूछते हैं, जिन्हें मुस्लिम भी पूछते हैं। हिंदू लोग रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानकर पूछते हैं और मुस्लिम लोग रामदेव जी को राम साहब पीर के रूप में पूछते हैं। अब हिंदू भी पूछते हैं, मुस्लिम भी पूछते हैं, तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। और रामदेव जी ने इस सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक पंथ की स्थापना कर दी थी, इसका नाम था कामड़िया पंथ। एक अलग से समुदाय बना दिया था कि सभी समुदायों के लोग जिसे पूजें, वो है कामड़िया पंथ। और यह 13 तारी नृत्य जो है, यह कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 तारी नृत्य कौन सी जाति की? कामड़ जाति। कौन सी जाति की? कामड़ जाति। और कौन करती हैं? महिलाएं। 13 ताली नृत्य जो है, यह कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन पूछा जाए 13 ताली का उद्गम कहां हुआ था? पादरला गांव पाली। कहां हुआ था? कहां हुआ था? पादरला गांव पाली। कौन सी जाति? कामड़ जाति। कौन सी जाति? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? और ये कामड़ जाति की महिलाएं घुटनों के बल बैठकर 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य जो है, यह 13 ताली नृत्य घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। अब दो शब्द एक जैसे ध्यान रखना, एक तो है घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य और एक है घुटनों के बल चलकर किया जाने वाला नृत्य। घुटनों के बल बैठकर जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है 13 ताली, और घुटनों के बल चलकर जो किया जाता है उसका नाम है लांगुरिया। कैला देवी के मंदिर में किया जाने वाला नृत्य लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य जो है वो घुटनों के बल चलकर किया जाता है, इस कारण से लांगुरिया नृत्य को घुटनन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे, आप में से कोई भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर से होगा तो उन्होंने गाना सुना होगा, लांगुरिया ने पंप चला दियो, हवा निकल गई पहिया की, जात करूं कैला मैया की। उनके द्वारा नृत्य किया जाता है लांगुरिया। तो लांगुरिया नृत्य जो है वो लांगुरिया नृत्य घुटनों के बल चलकर किया जाता है। 13 ताली नृत्य घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। 13 ताली का उद्गम कहां हुआ था? पादरला गांव पाले। कहां हुआ था? कौन सी जाति? कामड़ जाति। कौन सी जाति? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? जब महिलाएं नृत्य करती हैं तो नृत्य करते समय अपने दाएं पैर में 9 मंजीरें बांधती हैं। मंजीरा एक वाद्य यंत्र हुआ करता है, धातु का बना होता है। धातु वाले वाद्य यंत्रों को बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। मंजीरा अक्सर भगवान की भजन संध्या, पूजा पाठ में आपने नाम सुना होगा। जब
तेरे ताली नृत्य करती हैं। तेरे ताली नृत्य करते समय दाएं पैर में 9 मंजीरे बांधे जाते हैं। दाएं पैर में कितने? 9। बाएं में नहीं बांधते। दाएं पैर में कितने मंजीरे बांधते? 9। दाएं पैर में 9 मंजीरे, 2 मंजीरे बाजुओं पर बांधे जाते हैं। दाएं पैर में कितने मंजीरे बांधते हैं? 9। बाजुओं पर कितने? 2। और 2 मंजीरे हाथों में लेकर नृत्य करती हैं। हाथों में कितने? 2। 9 और 2 11 और 2 13। कुल 13 मंजीरे बांध कर नृत्य किया जाता है। इस कारण से इस नृत्य का नाम पड़ गया 13 ताले। नाम क्या पड़ा? 13 ताले। उद्गम कहां हुआ था? पादरला गांव पाली। उद्गम कहां हुआ था? पादरला गांव पाली। कौन सी जाति? कामड़ जाति। कौन सी जाति? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कौन करती? महिलाएं। घुटनों के बल बैठकर कौन सा नृत्य किया जाता? 13 ताली। कौन सा? दाएं पैर में कितने मंजीरे? 9। दाएं पैर में, बाजुओं पर 2, बाजुओं पर, हाथों में 2, हाथों में। दाएं पैर में कितने? 9। दाएं पैर में, बाजुओं पर 2, बाजुओं पर, हाथों में 2, हाथों में। कुल कितने? 13। कुल कितने? कुल 13 मंजीरे बांध कर नृत्य किया जाता है। इस कारण से नाम पड़ गया 13 ताली। दाएं पैर में 9 मंजीरे बांधे जाते हैं। पैरों के मंजीरों को कहा जाता है तेरताल। पैरों के मंजीरों को क्या बोलते हैं? तेरताल। पैरों के मंजीरों को तेरताल कहा जाता है, जबकि हाथों के मंजीरों को कहा जाता है ताली। पैरों के मंजीरों को क्या बोलते हैं? तेरताल। क्या बोलते हैं? तेरताल। हाथों को ताली। हाथों को 13 ताली का उद्गम कहां हुआ? पादरला गांव पाले। उद्गम कहां हुआ? कौन सी जाति? कामड़ जाति। कौन सी जाति? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? दाएं पैर में कितने? 9। दाएं पैर में, बाजुओं पर 2, बाजुओं पर, हाथों में 2, हाथों में। कुल कितने? 13। कुल कितने? पैरों के मंजीरों को तेरताल, पैरों को, हाथों को ताली, हाथों को। जब महिलाएं नृत्य करती हैं तो नृत्य करते समय घुटनों के बल बैठती हैं, और घुटनों के बल जब बैठती है तो मुंह में तलवार लेके रखती हैं। लंबी वाली होती है उसको बोलते हैं तलवार, छोटी वाली होती है उसको बोलते हैं कटार। तलवार का ही रूप है कटार। कटार के नाम पर आपने एक दुर्ग का नाम पढ़ा होगा, कटारगढ़। नाम क्यों पड़ा था? कटारगढ़ बिल्कुल सीधी चढ़ाई पर बना हुआ है। कटारगढ़ दुर्ग बिल्कुल सीधी चढ़ाई पर बना हुआ है। जैसे कटार को खड़ा कर देते हैं, इस प्रकार से सीधी स्थित हो जाती है, ऐसे ही सीधी चढ़ाई पर बना हुआ है कटारगढ़। इस कारण से उसका नाम कटारगढ़ पड़ा था, जिसके लिए कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो जब 13 ताली नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य करते समय महिलाएं मुंह में तलवार रखती हैं। या तो महिलाएं मुंह में तलवार रखती हैं या महिलाएं मुंह में कटार रखती हैं। 13 ताली नृत्य करते समय महिलाएं मुंह में तलवार या कटार लेकर नृत्य करती हैं, और जब मुंह में तलवार या कटार लेकर नृत्य करती हैं तब उन्हें हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। जब महिलाएं मुंह में तलवार या कटार लेकर नृत्य करती हैं तब उसे हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। आपने जब लोक देवियां पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा हिंगलाज माता जैसलमेर, भाटी राजवंश की आराध्य देवी। हिंगलाज माता का मूल मंदिर पाकिस्तान में हुआ करता है। हिंगलाज माता का एक मंदिर सला माता मंदिर आमेर जयपुर में हुआ करता है। आमेर के राजा हिंगलाज माता के नाम की अंगूठी पहना करते हैं, जिसे अपने शौर्य और विजय का प्रतीक माना जाता है। सला माता की मूर्ति बंगाल से मान सिंह लेके आया था। बंगाल में जैसोर नामक स्थान से केदार से जीत कर लाया था। अष्टभुजी मूर्ति मेला नवरात्राओं में लगा करता है, उसी के अंदर हिंगलाज माता का स्थान बना हुआ है। हिंगलाज माता का एक मंदिर जैसलमेर में है, जो भाटी राजवंश की आराध्य देवी है। हिंगलाज माता का मूल मंदिर पाकिस्तान में हुआ करता है। हिंगलाज माता जैसलमेर में हुआ करती है, और जैसलमेर में राजवंश है, इसका नाम है भाटी राजवंश। हिंगलाज माता का मूल मंदिर जैसलमेर में है,
जैसलमेर में राजवंश है, इसका नाम है भाटी राजवंश। ये हिंगलाज माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी कौन सी? हिंगलाज माता। कौन सी? कहां पर है? जैसलमेर। कहां पर? भाटी राजवंश की आराध्य देवी। अब विचार आता है कि सर भाटी राजवंश की आराध्य देवी यदि हिंगलाज माता है तो कुल देवी कौन सी? स्वांगिया माता। जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी है हिंगलाज माता और कुल देवी है स्वांगिया माता। हिंगलाज माता का मंदिर कहां पर? जैसलमेर। आगे लोक देवियों के साथ आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि हिंगलाज माता का जो मूल मंदिर है ना वो है पाकिस्तान। हिंगलाज माता का मूल मंदिर पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में स्थान इसका नाम है बलूचिस्तान। हिंगलाज माता का मूल मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में हुआ करता है। वर्तमान में कहां पर? जैसलमेर। भाटी राजवंश की आराध्य देवी। तो नृत्य करते समय महिलाएं मुंह में क्या रखती हैं? तलवार। क्या रखती हैं? या कटार। या कटार। कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? कहां पर? जैसलमेर। कहां पर? भाटी राजवंश की आराध्य देवी। भाटी राजवंश की। तेरे ताली का उद्गम कहां हुआ? पादरला गांव पाले। कहां हुआ? कौन सी जाति? कामड़ जाति। कौन सी जाति? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? दाएं पैर में कितने? 9। दाएं पैर में बाजुओं पर 2। बाजुओं पर हाथों में 2। हाथों में पैरों के मंजीरों को तेरताल। पैरों को हाथों को ताली। हाथों को नृत्य करते समय मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? या कटार। या कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? कहां पर? जैसलमेर। कहां पर? भाटी राजवंश की आराध्य देवी। भाटी राजवंश की। महिलाएं नृत्य करते समय मुंह में तलवार या कटार लेकर नृत्य करती हैं तब उसे हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। हिंगलाज माता का मंदिर जैसलमेर में है। ये हिंगलाज माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी है। अब तेरे ताली नृत्य को करने के बाद लोग पैसा कमाते हैं। तेरे ताली नृत्य करके लोग पैसा कमाते हैं। मैंने अभी आपको एक लोक देवता का नाम बोला था, रामदेव जी। पीरों के पीर रामदेव जी, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाने वाले रामदेव जी। और यह तेरे ताली नृत्य जो है यह रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। आगे अपन पढ़ेंगे, रामदेव जी का मेला लगता है रुणेचा पोखरन जैसलमेर। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि मानी जाती है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है, जो मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य तेरे ताली है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तेरे ताली नृत्य कौन से मेले का है? रामदेव जी। तो रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरे ताली। रामदेव जी का मेला लगता है पोखरन जैसलमेर। तेरे ताली का उद्गम हुआ था पादरला गांव पाली। रामदेव जी के मेले में किया जाता है। रामदेव जी का मेला लगता है पोखरन जैसलमेर। तो सीधी सी बात है कि तेरे ताली नृत्य और कहां किया जाता? पोखरन जैसलमेर। पादरला गांव पाली में उद्गम हुआ था, लेकिन यह रामदेव जी के मेले में किया जाता है और रामदेव जी का मेला लगता है पोखरन जैसलमेर में। इस कारण से तेरे ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का भी प्रमुख आकर्षक नृत्य हुआ करता है। क्वेश्चन पूछा है, रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरे ताली। आपने यदि वीडियो का एग्जाम दिया होगा, वीडियो 2 पोस्ट हुआ करती हैं, पहले एक ही हुआ करती थी, अब 2 कर दी हैं। पहले तो आरएस से वीडियो बना करते थे, वो एक प्रशासनिक पद हुआ करता था। अभी जो ग्राम सेवक का पद हुआ करता था उसको भी वीडियो बोलने लग गए हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके 2 पेपर हुए थे इस बार, प्री और मेंस। मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा है? तेरे ताली। तो रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरे ताली। मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? या कटार। या कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? कहां पर? जैसलमेर। कहां पर? भाटी राजवंश की आराध्य देवी। भाटी राजवंश की।
रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरह ताली। कौन सा? इस नृत्य को करके लोग पैसा कमाते हैं। और मैंने अभी आपको बोला था, जिस नृत्य को करके पैसा कमाया जाता उसे क्या बोलते? लोक व्यावसायिक। इस कारण से तेरह ताली नृत्य एक लोक व्यावसायिक नृत्य भी हुआ करता है। तेरह ताली नृत्य कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। इसे करके लोग पैसा कमाते हैं और जिसे करके पैसा कमाया जाता उसे क्या बोलते हैं? लोक व्यवसाय। तो रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरह ताली। कौन सा? कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। इस नृत्य के दो प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते हैं। नंबर एक है मांगी बाई। नंबर एक है मांगी बाई। नंबर दो है लक्ष्मण दास कामड़। लक्ष्मण दास कामड़। कलाकार कितने? दो। कितने? नंबर एक मांगी बाई, नंबर एक। नंबर दो लक्ष्मण दास कामड़, नंबर दो। नंबर एक मांगी बाई, नंबर एक। नंबर दो लक्ष्मण दास कामड़, नंबर दो। अब बेचारा होगा सर आप भी पता नहीं क्या हो। अभी तो आपने बोला था कि तेरह ताली नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब आप बोल रहे हो कि लक्ष्मण दास कामड़ इसके कलाकार हुआ करते हैं। तो क्या लक्ष्मण दास कामड़ महिला है? महिला तो है नहीं है, ये तो पुरुष हुआ करते हैं। फिर ये क्यों करते हैं? क्योंकि यह अब वर्तमान में क्या बन गया? लोक व्यावसायिक। और ये मांगी बाई जो कलाकार थी, ये लक्ष्मण दास कामड़ इनके जेठ भी हुआ करते थे, इनके पति के बड़े भाई भी हुआ करते थे और मांगी बाई के गुरु भी हुआ करते थे। लक्ष्मण दास कामड़ मांगी बाई के जेठ भी हुआ करते थे, मांगी बाई के गुरु हुआ करते थे। तो कलाकार कितने? दो। कितने? नंबर एक मांगी बाई, नंबर एक। नंबर दो लक्ष्मण दास कामड़, नंबर दो। इन मांगी बाई ने इस तेरह ताली नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। मांगी बाई ने तेरह ताली नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। इस कारण से मांगी बाई को एक पुरस्कार दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी। कौन सा पुरस्कार दिया गया? संगीत नाटक अकादमी। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1990। कौन सा पुरस्कार दिया गया? संगीत नाटक अकादमी। कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी। कब दिया था? 1990। कब दिया था? कलाकार कितने? दो। कितने? नंबर एक मांगी बाई, नंबर एक। नंबर दो लक्ष्मण दास कामड़, नंबर दो। कैसा नृत्य? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य? रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरह ताली। कौन सा? उद्गम कहां हुआ था? पादरला गांव पाले। उद्गम कहां हुआ? कौन सी जाति? कामड़। कौन सी जाति? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? दाएं पैर में 9, दाएं पैर में, बाजुओं पर 2, बाजुओं पर, हाथों में, हाथों में कुल कितने? 13। कुल कितने? पैरों के मंजीरों को तेरताल, पैरों को, हाथों को ताली, हाथों को। मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? या कटार। या कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? कहां पर? जैसलमेर। कहां पर? भाटी राजवंश की आराध्य देवी, भाटी राजवंश की। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरह ताली। कौन सा? कैसा नृत्य? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य? कलाकार कितने? दो। कितने? नंबर एक मांगी बाई, नंबर एक। नंबर दो लक्ष्मण दास कामड़, नंबर दो। मांगी बाई को कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी। कौन सा? कब दिया? 1990। कब दिया? अब बात ये आती है कि तेरह ताली नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग लिए जाते हैं। तो तेरह ताली नृत्य में नंबर एक है मंजीरा, नंबर दो है तंदूरा, नंबर तीन है तानपुरा और नंबर चार है चौतारा।
वाद्यंत्र कितने हैं? 4। कितने? नंबर 1 मंजीरा, नंबर 1, नंबर 2 तंदूरा, नंबर 2, नंबर 3 तानपुरा, नंबर 3, नंबर 4 चौतारा, नंबर 4, नंबर 1 मंजीरा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 तानपुरा, नंबर 3, नंबर 4 चौतारा। मेरे साथ बोलना मंजीरा, मंजीरा, तंदूरा, तंदूरा, तानपुरा, तानपुरा, चौतारा, चौतारा, मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा, मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। पिछली बार आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि निम्न में से तेरह ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है? ऑप्शन में था चौतारा। ये आरएस में भी आया था और ये पटवार में भी आया था। पटवार में भी क्वेश्चन पूछा गया था तेरह ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता। तो पहला कौन सा? मंजीरा। पहला कौन सा? नंबर 2 तंदूरा, नंबर 2, नंबर 3 तानपुरा, नंबर 3, नंबर 4 चौतारा, नंबर 4। मेरे साथ बोला मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। कई तो बोलते हैं, कई लास्ट में करें तारा, तारा। मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। वाद्य यंत्र कितने? 4। कितने? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 चौतारा, नंबर 4। सबको बोलना है। तेरे ताली का उद्गम कहाँ हुआ? पादर लगाओ पाले। पूछूंगा भी, ध्यान रखना। कई तो तेरे ताली का उद्गम कहाँ हुआ? पादर लगाओ पाले। कौन सी जाति? कामर। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? दाएं पैर में, दाएं पैर में, बाजुओं पर, बाजुओं पर, हाथों में, हाथों में। कुल कितने? कुल कितने? पैरों के मंजीरों को, पैरों को, हाथों को, हाथों को। मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? या कटार। या कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? कहां पर? जैसलमेर। कहां पर? भाटी राजवंश की, भाटी राजवंश की। रामदेव जी के मेले का नृत्य कौन सा? तेरह ताली। कौन सा? कैसा नृत्य? लोक व्यवसाय। कैसा नृत्य? कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 मांगी बाई, नंबर 1, नंबर 2 लक्ष्मण दास कामत, नंबर 2। मांगी बाई को कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी। कौन सा? कब दिया? 1990। कब दिया? वाद्य यंत्र कितने? 4। कितने? नंबर 1 मंजीरा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? नृत्यों का सिरमौर राज्य की आत्मा। राज्य की आत्मा। उत्पत्ति काई से? काई से? कहाँ का था? कहाँ का था? कब किया जाता? कब करते? कौन करती? कौन करती? कैसा है? पुरुष प्रधान। कैसा है? कौन सा स्थान? कौन सा? बोलो कौन सा स्थान? बोले 8 वो, क्योंकि सीक्वेंस में बोल रहा है भाई तो अपना। स्थान कौन सा? चौथा। कौन सा? कितने कैरवे की? कितने की? क्या बोलते? क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहाँ पर? कहाँ पर? घूमर गणगौर अकादमी। कहाँ पर? वाद्य यंत्र कौन सा? कौन सा? आभूषण कंदोरा। आभूषण। कुंवारी लड़की करे तो झूमरी। और कुंवारी लड़की। तेरह ताली का उद्गम कहाँ हुआ? पादर लगाओ ताली। कौन सी जाति? कामर। कौन सी? कौन करती? कौन करती? बाएं पैर में एक भी नहीं। मैं बाया पूछ रहा हूं यार, तुमने तो याद कर लिया। 9 बोलना है। मैं पूछ लूंगा तुम्हारी ससुराल कितनी, तो बोलेंगे 9, क्योंकि तुमने तो गुरुजी कहाँ ससुराल है यार। दाएं पैर में कितने? 9। दाएं पैर में। बाजुओं पर 2। बाजुओं पर। हाथों में कुल कितने? 13। कुल कितने? पैरों के मंजीरों को क्या बोलते? तेरताल। क्या बोलते? हाथों को, हाथों को। मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? या कटार। या
कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? कहां पर? जैसलमेर। कहां पर? भाटी राजवंश की। भाटी राजवंश की। रामदेव जी के मेले का नृत्य कौन सा? तेरह ताले। कौन सा? कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? कलाकार कितने? दो। कितने? नंबर एक मांगी बाई, नंबर एक। नंबर दो लक्ष्मण दास कामत, नंबर दो। मांगी बाई को कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी। कौन सा? कब दिया? 1990। कब दिया? वाद्य यंत्र कितने? कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। नंबर तीन। नंबर तीन। नंबर चार। नंबर चार। देख देख के बोल रहे थे यार। देख के तो कोई बोल लेता है। सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। हाँ? हमको पता ही नहीं था इतनी देर से आप सौगंध दिलाओगे, वरना हम तो शुरू से ही याद कर लेते। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? हाँ, नृत्यों का सिरमौर कौन सा? राज्य की आत्मा। राज्य की आत्मा। उत्पत्ति कहीं से हुई? मृग नृत्य कहीं से? कहाँ का था? कहाँ का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? कौन करती? कैसा है? पुरुष प्रधान। कैसा है? कौन सा स्थान? कौन सा? कितने कैरवे की? कितने की? क्या बोलते? क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहां पर? कहां पर? घूमर गणगौर अकादमी। अकादमी। वाद्य यंत्र कौन सा? कौन सा? आभूषण। 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 कुंवारी लड़की करे तो झुमरियो। कुंवारी लड़की। तेरह ताली का उद्गम कहां हुआ? कहां हुआ? पादरला गांव पाली। कौन सी जाति? कामर। कौन सी? कौन करती? कौन करती? दाएं पैर में। दाएं पैर में। बाजुओं पर। बाजुओं पर। हाथों में। कुल कितने? कुल कितने? पैरों के मंजीरों को उतार। पैरों को। हाथों को। हाथों को। मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? या कटार। या कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी? कहां पर? कहां पर? भाटी राजवंश की। भाटी राजवंश की। रामदेव जी के मेले का नृत्य कौन सा? कौन सा? कैसा नृत्य है? कैसा नृत्य है? कलाकार कितने? कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। मांगी बाई को कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी। कब दिया? कब दिया? वाद्य यंत्र कितने? कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। नंबर तीन। नंबर तीन। नंबर चार। नंबर चार। निकालिएगा कॉपी, हेडिंग डालिएगा लोक नृत्य। जी, ऐसे कैसे उतारना है?
पुराने बच्चे ज्यादा हैं क्या? आपके एटीट्यूड से तो ऐसा लगता है पुराने बच्चे बैठे हुए हैं कुछ। कोई बात नहीं। ऑन कर दो सबको, ये जो भी होगा वो चलेगा। और भी कर दो। नहीं है। नहीं मैडम, बोर्ड पे से ही लिखना है। जी।
उसका रीजन ये होता है कि मैं यदि बोल के लिखा रहा हूं ना, तो आपका दिमाग चाहे कहीं भी होगा फिर भी आप लिख लोगे। आपका दिमाग यदि गांव में घूम रहा होगा ना, तो भी आप ऐसे कैसे लिखते जाओगे। और यहां से देख के लिखोगे ना, तो आपको 100% रहना पड़ेगा। यहां पे लिखने का दूसरा बड़ा कारण, एक बार आपने याद कर लिया, बजा दी। इसका दूसरा बड़ा कारण, जब बोर्ड पे से लिखते हैं ना, तो एक बार आपको स्क्रीन पे भी देखना होता है और एक बार लिखना होता है, 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो मैं तो सही कहूं बेटा। 8 का समूह होता है पहले, लेकिन अभी सामूहिक रूप से होता है। क्यों नहीं पहनती? हम्म।
आएगा, अभी आएगा। मंजीरे ही होते हैं, मंजीरे नहीं होते।
बंद कीजिएगा कॉपी। आप में RS वाले भी हैं, SI वाले हैं? SI वाले RS के लिए है कोई? RS वाला तो अब एग्जाम भी आ गया प्री का, तो ठीक है। फाउंडेशन के लिए भी कोई? सारे SI है, ठीक है। फ्रेशर कितने हैं पहली बार एग्जाम देंगे? अच्छा, ज़्यादातर फ्रेशर ही है, ठीक है। मेरा आपसे निवेदन मान लो, कुछ भी मान लो, जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक का बिल्कुल तैयार चाहिए। कोशिश मेरी यही रहेगी आपको क्लास में पूरा तैयार रहे। इसके बावजूद भी आप जब कोचिंग आते हो तो ये फेयर कॉपी लेके मत आया करो, रफ लेके आया करो। यदि आप रफ लेके आते हो तो एक बार घर जाके जब इसको फेयर कर लोगे ना, मेरी क्लास की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर जाके फेयर कर लेना बस उसको एक बार। दूसरा, आप जब कॉपी बनाओ हिस्ट्री कल्चर की तो कोशिश ये करना बिना लाइनों वाली बनाए, लाइनिंग वाली नहीं बनाए। उसका कारण ये है कि अपन बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे, ज़्यादातर अपन जो पढ़ेंगे वो डायग्रामों के माध्यम से पढ़ेंगे, और लाइनिंग वाली कॉपी में जब डायग्राम बनाते हैं तो वो थोड़े से बैठ नहीं पाते हैं। और बगैर लाइनिंग वालों में बनाओगे तो आप अपने नोट्स बहुत सुंदर बना सकते हो। डायग्राम बनाने का ये फायदा कि डायग्राम सेफ रहता है खोपड़ी में। जो डायग्राम अपन ने बनाया ना, वो डायग्राम परमानेंट, उसकी आंख बंद करोगे उसकी फोटो अपन को नजर आएगी कैसे अपना डायग्राम बना हुआ था। तो ज़्यादातर अपन डायग्राम बनाएंगे तो कोशिश ये करना कि ये लाइनिंग वाली कॉपी ने बना के वाइट पेज की बनाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वो सस्ती भी पड़ती है, एक रिम खरीद लेना और रिम को वाइंड अप करवाओगे ना, वो सस्ती भी पड़ेगी आप लोगों के लिए। और रेगुलरिटी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कंपटीशन के लिए रेगुलरिटी होती है। एकेडमी में और कंपटीशन में यही अंतर है, एकेडमी हार्ड वर्क मांगती है, कंपटीशन स्मार्ट वर्क मांगता है। एकेडमी में कल उन सर ने खूब बताया था आपको कि 1 वीक सीरीज, 1 डे सीरीज और जो भी आती है उनकी एक रात पढ़ते हैं और अपन पास हो जाते हैं। यहाँ पर यदि 5 रात नहीं पढ़े तो पीछे का भी बराबर मिलेगा। कितने ही पढ़ लिए और 10 दिन के लिए यदि अपन ने इसको छोड़ दिया तो पीछे का पढ़ा नहीं पढ़ा सब बराबर हो जाता है। और इसमें आपस में चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे रामदेव जी मैंने एक बार यहाँ बता दी है, एक बार जब लोक देवता पढ़ोगे तब पढ़ेंगे रामदेव जी। अभी सांप्रदायिक सद्भाव यहाँ बता दिया, फिर सांप्रदायिक सद्भाव फिर पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अपन लोग। तो एक चीज कंटिन्यू यदि आओगे ना तो आपको 10-10, 5-5 बार सुनाई देगी, 10-10, 5-5 बार आप याद रहोगे। मेरा वादा है पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक ऐसे ही बोलोगे, बशर्ते रेगुलर आपको आना पड़ेगा। बंद करो कॉपी। नृत्यों का सिरमौर कौन सा बताया था? घूमर। नृत्यों का सिरमौर राज्य की आत्मा, घूमर। राज्य की आत्मा उत्पत्ति कैसे हुई? मृग नृत्य। कैसे? कहाँ का था? मध्य एशिया। कहाँ का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कैसा है? पुरुष प्रधान। कैसा है? कौन सा स्थान? चौथा। कौन सा? कितने के हरबे की? 8। कितने की? क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? घूमर गणगौर अकादमी कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? वाद्यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? आभूषण कंदोरा। आभूषण। कुंवारी लड़की करे तो झूमरियो। कुंवारी लड़की। 13 ताली का उद्गम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कौन सी जाति? कामत। कौन सी जाति? कौन करती? कौन करती? दाएं पैर में। दाएं पैर में। बाजुओं पर। बाजुओं पर। हाथों में। हाथों में। कुल कितने? 13। कुल कितने? पैरों के मंजीरों को। पैरों को। हाथों को ताले। हाथों को। मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? या कटार। या कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? कहाँ पर? जैसलमेर। कहाँ पर? भाटी राजवंश की। भाटी राजवंश की। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? कौन सा? कैसा नृत्य? लोक व्यवसाय। कैसा नृत्य? वाद्यंत्र कितने? 4। कितने? नंबर 1 मंजीरा। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3।
नंबर 4 चौतारा, नंबर 4 कलाकार कितने, 2 कितने, नंबर 1 मांगी भाई, नंबर 1, नंबर 2 लक्ष्मण दास कामत, नंबर 2 मांगी भाई को कौन सा पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी, कौन सा, कब दिया, 1990, कब दिया। अब बेचारा रहा होगा, आज तो बढ़िया पढ़ाया है, याद हो गया क्लास में पूरा की पूरा, पता नहीं आगे कैसा पढ़ाएगा कैसा नहीं पढ़ाएगा। ये तो खुरापात रहता है, पहली क्लास में तो मैंने क्या बढ़िया पढ़ाया, सारी दुनिया ही बढ़िया पढ़ाती है ना। तो जी मेरे बारे में बात रहेंगी, समय रहेगा, बहुत कुछ बताएंगे। अभी बता दो, पांच मिनट बता दूं और ज्यादा देर ले लूं तो वो टाइम दे रही है, 5 मिनट बता दूं, मैं तो 8 मिनट बताऊंगा। दीपक मेरा नाम है, शायद ये मेरा पुराना स्टूडेंट है। तुम पढ़े हो मेरे से कहीं, सेमिनार लिया है, डेमो लिया है? हाँ, बोल नहीं सकता बेटा, कला में पढ़ा है? कोई नहीं, हाँ मैं कला में पढ़ाता हूँ अभी। दीपक शर्मा मेरा नाम है, हिस्ट्री कल्चर पढ़ाता हूँ, बाकी रहते रहेंगे साथ और मिलते रहेंगे जी। वो ये जो तू चारों है, हाँ कंटिन्यू रहना है, इसी तरह से पढ़ते रहना है, ऐसे पढ़ते रहोगे आराम से सिलेक्शन होगा। बाकी भगवान से दुआ करता हूं, आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप जिस उद्देश्य से आए हो वो उद्देश्य आपका पूरा हो। आई प्रे टू गॉड, विश यू ऑल द बेस्ट।